दोस्तों, समंदर के बीचों बीच हालात उस वक्त पूरी तरह बेकाबू हो गए जब अचानक भारतीय जहाजों के आसपास तनाव विस्फोटक स्तर पर पहुंच गया। जिस रूट को पहले क्लियर कर दिया गया था, वही कुछ ही घंटों में खतरनाक जोन में बदल गया। वायरलेस सिग्नल्स गड़बड़, रडार पर संदिग्ध मूवमेंट और फिर अचानक वार्निंग शॉट्स। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यही वो पल था जब इंडियन नेवी को बड़ा और सख्त फैसला लेना पड़ा। भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और तुरंत अपने 6 वॉरशिप्स को हाई अलर्ट के साथ उस इलाके की ओर रवाना कर दिया गया। यह सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि जिन जहाजों को पहले अनुमति दी गई थी, उन्हीं पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सवाल सीधा था, जब क्लियरेंस मिल चुकी थी तो गोलियां क्यों चली? इसी बीच यह जानकारी सामने आई कि अचानक बड़े अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते पूरे समुद्री कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया गया और पहचान में हुई गड़बड़ी ने हालात को और बिगाड़ दिया। कुछ भारतीय जहाज उसी रास्ते में फंस गए और उन्हें तुरंत रिवर्स मूवमेंट करना पड़ा। उस समय लिया गया हर फैसला सेकंड्स में किया जा रहा था, क्योंकि जरा सी देरी बड़ा नुकसान कर सकती थी। राहत की बात यह रही कि किसी भी भारतीय जहाज या क्रू को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खतरा टलने के बजाय और बड़ा हो गया। अब तस्वीर और साफ होती है। करीब 14 भारतीय जहाज बीच समुद्र में फंसे रह गए, क्लियरेंस का इंतजार करते हुए। इस बीच इंडियन नेवी ने सख्त एडवाइजरी जारी कर दी कि कोई भी जहाज संवेदनशील जोन के करीब न जाए। खासकर उन इलाकों से दूरी बनाए रखने को कहा गया जहां सैन्य गतिविधि और माइंस का खतरा ज्यादा है। नेवी ने साफ कहा, जब तक स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आती, कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। साथ ही यह भी संकेत दे दिया गया कि जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना खुद एस्कॉर्ट करके जहाजों को सुरक्षित निकालेगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा था। पहले सुरक्षा, फिर मूवमेंट। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर तेजी से बातचीत शुरू हुई और कुछ ही समय में स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जिस तरफ से पहले आक्रामक रुख नजर आ रहा था, वहीं से अब सफाई आने लगी। यह कहा गया कि पूरी घटना गलतफहमी का नतीजा थी और पहचान में हुई चूक के कारण वार्निंग फायर हुए। लेकिन इस स्पष्टीकरण के बावजूद भारत ने कोई ढील नहीं दी। साफ संदेश दिया गया, भविष्य में ऐसी कोई घटना बर्दाश्त नहीं होगी। धीरे धीरे रास्ता खुलने लगा और फंसे हुए जहाजों को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई, जिसमें भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच एक और मोर्चे से बड़ा बयान सामने आया, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। एक बड़े सैन्य अधिकारी ने भारत को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि वह अपने सहयोगियों को उन्नत हथियार देना बंद करे, वरना परिणाम गंभीर होंगे। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, बल्कि एक खुली धमकी थी। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा हथियार है जिससे इतनी घबराहट पैदा हो गई? असल में बात उन आधुनिक ड्रोन सिस्टम्स की है जो आज के युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो कम लागत में बड़े टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, रडार से बच सकते हैं और सटीक हमला करते हैं। यही वजह है कि इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही यह संकेत मिला कि भारत ऐसे सिस्टम्स अपने एक रणनीतिक साझेदार को दे सकता है, तुरंत प्रतिक्रिया सामने आ गई। आरोप लगाया गया कि इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा और तनाव बढ़ेगा। लेकिन भारत के सामने सवाल साफ है, अगर दूसरे देश अपने सहयोगियों को सैन्य मदद दे सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? रणनीतिक सहयोग और रक्षा साझेदारी आज की जरूरत है और भारत अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दो अलग अलग समुद्री क्षेत्रों को एक ही रणनीतिक कहानी में जोड़ दिया है। एक तरफ वास्तविक टकराव का खतरा और दूसरी तरफ शक्ति संतुलन की नई लड़ाई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, अब समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुका है। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, हर मूव के पीछे बड़ा संदेश छिपा है। भारत ने इस बार जो रुख दिखाया है, वह बताता है कि अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय रणनीति का दौर शुरू हो चुका है। तो उनकी भाषा में ही जवाब मिलेगा। इस तनाव के बीच भारत सरकार ने जो नई एडवाइजरी जारी की है, उसने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को भी हैरान कर दिया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी भारतीय जहाज अपनी मर्जी से इस खतरनाक जोन में प्रवेश नहीं करेगा। हर जहाज को पहले आईएनएस विक्रांत के कमांड सेंटर से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद विक्रांत का सुरक्षा कवच उन्हें संकरे रास्ते से सुरक्षित बाहर निकालेगा। यह पहली बार है जब भारत ने समंदर के इस हिस्से में इतनी बड़ी और निर्णायक घेराबंदी की है, जिसने विरोधियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर कट्टरपंथी आईआरजीसी ने सत्ता पर कब्जा किया है और अब भारतीय जहाजों को निशाना बना रहा है, यह स्थिति किसी बड़े खतरे से कम नहीं है।
ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारे 9 सैनिक अपने घर परिवार से हजारों मील दूर समंदर के बीचों बीच भारत की सुरक्षा के लिए दीवार बनकर खड़े हैं। अगर आपको भी अपने देश की इस फौलादी शक्ति और हमारे वीर जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें और हमारी सेना के साहस को एक नई ऊर्जा मिलती है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरी साजिश की 11 परतें ऐसे ही खोलते रहें तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कड़ी आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि भारत को अब उन ताकतों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए जो हमारे तिरंगे का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ कि कैसे इस पूरी साजिश के तार पड़ोसी मुल्क से जुड़े हुए हैं। समंदर में बढ़ते इस तनाव के पीछे का असली सच तेहरान की गलियों और वहां की सत्ता के बंद कमरों में छिपा है। आखिर क्यों एक ऐसा देश जिससे भारत के सदियों पुराने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं अचानक इस कदर आक्रामक हो गया? इसका जवाब ईरान की बदलती सत्ता संरचना में छिपा है। खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि तेहरान में बैठी पुरानी और लोकतांत्रिक सरकार अब केवल नाम की रह गई है। पर्दे के पीछे से ईरान की पूरी कमान अब कट्टरपंथी संगठन अब IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हाथों में ले ली है। यह कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं है। IRGC अब ईरान की एक ऐसी समानांतर सरकार बन चुकी है जिसके पास अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, अपनी विशाल सेना और अपनी अलग विदेश नीति है। सूत्रों का कहना है कि ईरान के आंतरिक प्रशासन में अब उन नरमपंथी नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती जो भारत के साथ शांति और सहयोग की बात करते थे। यही कारण है कि 18 अप्रैल से शुरू हुआ यह घटनाक्रम अब 22 अप्रैल को जहाज के कब्जे तक पहुंच गया। यह संगठन कूटनीतिक मेजों पर होने वाली बातचीत के बजाय समंदर में अपनी ताकत दिखाने में यकीन रखता है। ईरान के भीतर मचे इस घमासान ने भारत के लिए स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जहां पहले किसी भी विवाद को एक फोन कॉल या बैठक से सुलझा लिया जाता था, वहीं अब भारत का सामना एक ऐसी ताकत से है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को नहीं मानती। IRGC की इस हठधर्मिता ने न केवल भारत के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाई है बल्कि ईरान की अपनी वैश्विक छवि को भी दांव पर लगा दिया है। आज जो जहाज ईरान के नियंत्रण में हैं, वे असल में इसी आंतरिक सत्ता संघर्ष का शिकार हुए हैं। जब भारत ने देखा कि तेहरान की औपचारिक सरकार अब इन कट्टरपंथी तत्वों को रोकने में नाकाम है, तभी दिल्ली ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। यही वो मोड़ था जहां कूटनीति के स्थान पर शक्ति संतुलन की नीति अपनाई गई। भारत समझ चुका था कि अगर इस शैडो गवर्नमेंट यानी छाया सरकार को रोकना है तो भाषा वही होनी चाहिए जो वे समझते हैं। इसी सोच के साथ INS विक्रांत को आदेश दिया गया कि वह हार्मोज के द्वार पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को दिखा दे कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा अब किसी और के भरोसे नहीं बल्कि हमारी अपनी ताकत के दम पर सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए खबर है कि विक्रांत इस बार अकेले नहीं निकला है। उसके साथ भारत के 10 सबसे आधुनिक और घातक जहाजों का एक ऐसा बेड़ा मौजूद है जिसने हार्मोज के क्षेत्र में एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। इसमें शामिल डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। यह पहली बार है जब भारत ने अपने समुद्री इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युद्धपोतों को एक साथ किसी मिशन के लिए रवाना किया है। विक्रांत के इस विशाल बेड़े का संदेश बिल्कुल साफ है। भारतीय जहाजों के साथ किया गया कोई भी दुस्साहस अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IRGC ने जिस तरह भारतीय हितों को निशाना बनाया था, उसका जवाब देने के लिए यह तैयारी की गई है। भारतीय नौसेना के इन जहाजों ने हॉर्मुज के प्रवेश मार्ग पर अपनी ऐसी पोजीशन ली है कि अब वहां से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज एक फौलादी सुरक्षा कवच के बीच रहेगा। यह घेराबंदी इतनी पुख्ता है कि विपक्षी खेमे में अब इस बात को लेकर हलचल है कि भारत के इस कड़े प्रहार का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन इस पूरे संकट की कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने अंतरराष्ट्रीय रणनीतिकारों के माथे पर बल डाल दिए हैं। जैसे जैसे समंदर की लहरें गर्म हो रही हैं, वैसे वैसे इस पूरे विवाद के पीछे एक पड़ोसी मुल्क की परछाई साफ नजर आने लगी है। दरअसल पिछले कुछ समय से दुनिया ने एक अजीबोगरीब बदलाव देखा है। जो ईरान अब तक भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का दावा करता था, उसके सुर अचानक भारत के खिलाफ क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब पाक के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी और वहां के जनरल आसिम मुनीर की चालों में छिपा हुआ नजर आता है। खबरें निकलकर आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे लंबे गतिरोध को सुलझाने के लिए पाक के जनरल आसिम मुनीर ने अचानक मध्यस्थ की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। दुनिया को दिखाने के लिए तो यह एक शांति की कोशिश है, लेकिन कूटनीति के जानकारों का मानना है कि इस मध्यस्थता की आड़ में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है।
जैसे ही पाक ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का पुल बनने की कोशिश की, वैसे ही ईरान की भाषा और व्यवहार भारत के प्रति पूरी तरह बदल गए। आज दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों के साथ जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह 18 अप्रैल की घटना हो या आज 22 अप्रैल को जहाज को अपनी गिरफ्त में लेना, इन सबके पीछे पाक और उसके जनरल आसिम मुनीर का दिमाग काम कर रहा है। पाक की पुरानी रणनीति रही है कि वह अपनी जमीन की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करे। जानकारों का मानना है कि जनरल मुनीर ने ईरान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जहां ईरान को लगता है कि पाक उसे अमेरिका के साथ संबंधों में राहत दिला सकता है और बदले में ईरान भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग को निशाना बना रहा है। ईरान के भीतर आईआरजीसी का बढ़ता प्रभाव और पाक का यह नया हस्तक्षेप दोनों मिलकर भारत के लिए एक टू फ्रंट जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल मुनीर की इस चाल का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी समुद्री व्यापार को चोट पहुंचाना है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए केवल कूटनीति के भरोसे नहीं बैठा है। जब पाक ने ईरान के कंधों पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की, तभी भारत ने आईएनएस विक्रांत को रवाना कर यह साफ कर दिया कि साजिश करने वाले चाहे कोई भी हो, परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। इसी बीच कूटनीति के मोर्चे पर एक और बड़ी हलचल हो रही है। इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर का पूरा मंच सज चुका है। पाक इस बैठक के जरिए खुद को एक बड़े शांतिदूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह क्षेत्र में तनाव कम कर सकता है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिस संकट को सुलझाने के लिए यह पूरी बैठक बुलाई गई है, उसका सबसे प्रमुख पक्ष यानी ईरान अभी तक इस बातचीत की मेज पर आने को तैयार नहीं हुआ है। इस्लामाबाद से बार बार बुलावा जाने के बावजूद ईरान ने अभी तक बातचीत के लिए अपनी हामी नहीं भरी है। तेहरान की यह चुप्पी और टालमटोल की नीति कई सवाल खड़े करती है। क्या ईरान वाकई किसी दबाव में है या फिर जनरल मुनीर के साथ मिलकर रची गई यह साजिश अभी और लंबी खींचने वाली है? एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ समंदर में हमारे जहाजों पर वार। भारत इस दोहरी नीति को अच्छी तरह समझ चुका है। यही वजह है कि जब तक इस्लामाबाद में बातों के दौर चल रहे हैं, तब तक होर्मुज में विक्रांत के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। भारत का संदेश साफ है, बातचीत अपनी जगह है, लेकिन हमारे नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को एक नई ऊंचाई दी है। अब तक दुनिया ने केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों को ही होर्मुज में इस तरह के कड़े फैसले लेते देखा था, लेकिन आज जब एक भारतीय जहाज को कब्जे में लिया गया तो भारत ने किसी दूसरे देश की मदद मांगने के बजाय अपनी खुद की स्ट्राइक फोर्स को मैदान में उतार दिया। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भारत के इस क्विक रिस्पांस की सराहना कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि भारत का यह कड़ा कदम आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को बदल सकता है। रुख केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक संदेश है जो हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। पाक और उसके जनरल आसिम मुनीर ने जो जाल बुना था वो अब उन्हीं के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने एक तरफ कूटनीति के लिए इस्लामाबाद के रास्ते खुले रखे हैं तो दूसरी तरफ समंदर में अपनी तलवार की धार भी कम नहीं होने दी है। ईरान को यह समझना होगा कि आईआरजीसी के प्रभाव में आकर भारत जैसे भरोसेमंद साथी को खोना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत न केवल ईरान के तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है बल्कि चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए ईरान की तरक्की में भी भागीदार रहा है। लेकिन अगर ईरान की सत्ता पर काबिज कट्टरपंथी तत्व पाक के बहकावे में आकर भारतीय जहाजों को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शांतिप्रियता को कमजोरी न समझा जाए। 18 अप्रैल को जो हुआ वो एक चेतावनी थी, लेकिन 22 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद भारत के सब्र का प्याला भर चुका है। विक्रांत के नेतृत्व में 10 जहाजों का यह बेड़ा तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक हमारे जहाजों और नाविकों की सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं मिल जाती। भारत की इस घेराबंदी ने ईरान के सामने केवल 2 ही रास्ते छोड़े हैं, या तो वह आईआरजीसी की जिद छोड़कर बातचीत की मेज पर आए या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग होने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, भारत का गौरव उनसे हमेशा ऊंचा रहेगा। 18 अप्रैल को जो साजिश रची गई और 22 अप्रैल को जो दुस्साहस किया गया उसने भारत के सोए हुए शेर को जगा दिया है। विक्रांत की दहाड़ आज हार्मोज के हर कोने में गूंज रही है। इस्लामाबाद की खाली मेज और तेहरान की खामोशी इस बात का सबूत है कि भारत का यह कड़ा प्रहार सीधे निशाने पर लगा है। यह नया भारत है जो शांति का समर्थक तो है, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता करना इसे नहीं आता।
जनरल मुनीर और उनके जैसे तमाम साजिशकर्ताओं को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के बढ़ते कदमों को रोकना अब नामुमकिन है। विक्रांत की यह घेराबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक हर भारतीय नागरिक और हर भारतीय जहाज सुरक्षित नहीं हो जाता। भारत ने आज अपनी ताकत और अपनी मर्यादा दोनों का परिचय दुनिया को दे दिया है। दोस्तों, आज भारत ने जो साहस दिखाया है उस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान और आईआरजीसी की इस साजिश के पीछे वाकई पाक के जनरल आसिम मुनीर का दिमाग है? और क्या भारत को विक्रांत जैसे और भी शक्तिशाली बेड़े हमेशा के लिए हारमोज में तैनात रखने चाहिए? अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ युद्ध पोतों की ताकत या समुद्र में तैनाती ही सब कुछ तय नहीं करने वाली, बल्कि असली लड़ाई अब दिमाग, धैर्य और दूरदर्शिता की है। जो कुछ सतह पर दिख रहा है वह इस पूरे खेल का केवल एक हिस्सा है। असली हलचल उन परतों में चल रही है जहां फैसले लिए जाते हैं, खुफिया इनपुट, रणनीतिक बैठकों और तकनीकी निगरानी के जरिए। भारत ने इस पूरे संकट को केवल एक सैन्य चुनौती के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक संघर्ष के रूप में समझा है। यही कारण है कि जहां एक तरफ समुद्र में अभेद्य सुरक्षा चक्र खड़ा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अदृश्य मोर्चों पर भी उतनी ही तेजी से काम शुरू हो चुका है। अब यह लड़ाई केवल जहाजों की नहीं रही, बल्कि यह उस नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है जो पूरे क्षेत्र की दिशा तय करेगा। भारतीय रणनीति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत अब केवल घटनाओं का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि घटनाओं को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव साधारण नहीं है, इसके पीछे वर्षों की तैयारी, संसाधनों का निर्माण और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की नीति काम कर रही है। भारत ने यह समझ लिया है कि यदि केवल रक्षात्मक रुख अपनाया गया तो विरोधी लगातार नए तरीके खोजते रहेंगे। इसलिए अब रणनीति यह है कि सामने वाले को ऐसी स्थिति में ला दिया जाए जहां उसके पास विकल्प सीमित हो जाएं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव निगरानी और सूचना तंत्र में देखने को मिल रहा है। समुद्र के ऊपर, नीचे और आसपास हर गतिविधि पर अब पहले से कहीं अधिक गहरी नजर रखी जा रही है। यह केवल सैन्य निगरानी नहीं है, बल्कि एक व्यापक इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा है जो हर छोटे संकेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी जहाज की दिशा में अचानक बदलाव, किसी अनजान सिग्नल का सक्रिय होना या किसी संदिग्ध संपर्क का बनना, इन सभी पर तत्काल प्रतिक्रिया की तैयारी रखी जा रही है। इस स्तर की सजगता यह दिखाती है कि भारत इस बार किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत ने इसे केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है। यह संघर्ष अब बहुआयामी हो चुका है, जिसमें समुद्र के साथ साथ साइबर स्पेस और संचार तंत्र भी शामिल हो गए हैं। जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि भारत ने उन नेटवर्क्स की पहचान करने पर भी काम शुरू कर दिया है जिनके जरिए इस तरह की गतिविधियों को दिशा दी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अब केवल सतह पर दिखने वाली ताकत ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम कर रहे तंत्र को भी निशाने पर लिया जा रहा है। आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि यह टकराव किस दिशा में जाता है। अगर स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो यह केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। समुद्री व्यापार की यह धारा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सब कुछ इस एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप न कर रही हों। भारत की सबसे बड़ी ताकत इस समय उसकी संतुलित रणनीति बनकर उभर रही है। एक तरफ वह कूटनीतिक रास्ते खुले रखे हुए है, रात की सबसे बड़ी ताकत इस समय उसकी संतुलित रणनीति बनकर उभर रही है, जिससे यह संदेश जाता है कि वह बातचीत से समाधान चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य तैयारी यह स्पष्ट करती है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह दोहरी रणनीति विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि किस दिशा में प्रतिक्रिया दी जाए। यही रणनीतिक असमंजस भारत के पक्ष में काम करता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह केवल समुद्री रास्तों की सुरक्षा का मामला नहीं है, समुद्री रास्तों की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक ढांचे की सुरक्षा का प्रश्न है जिस पर देश की प्रगति निर्भर करती है। भारत ने पिछले कुछ समय में अपने व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा स्रोतों को लेकर जो विविधीकरण किया है, वह इस समय उसके लिए एक मजबूत ढाल साबित हो रहा है।
इसका सीधा असर यह है कि किसी एक क्षेत्र में तनाव होने के बावजूद देश की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से बाधित नहीं होती। यह दूरदर्शिता ही भारत को इस स्थिति में मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि इस पूरे संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या यह केवल एक दबाव बनाने की रणनीति है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी, या फिर यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। लेकिन जो संकेत अभी मिल रहे हैं वे यह बताते हैं कि भारत इस बार किसी भी स्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने यह तय कर लिया है कि उसके हितों को चुनौती देने वालों को अब उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसे वे समझते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरा घटनाक्रम केवल एक तात्कालिक संकट नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह उस नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि अपने हितों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की क्षमता भी रखता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कदम किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि इस बार कहानी पहले जैसी नहीं रहने वाली।